हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये पेपर सेकंड की वीडियो है, ठीक है। और जिसका नाम है भारत में शिक्षा के समकालीन मुद्दे, ठीक है। और इसका यूनिट फर्स्ट है, ठीक। तो देखिए, जो इस पे नोट्स दिए गए हैं वो पूरी यूनिट के हैं। तो ये मान के चलिए, जो आज की वीडियो हमारी रहेगी वो पूरा थ्योरी बेस्ड है। और इसमें आपको अप्रॉक्स 4 से 5 क्वेश्चंस इसी लाइन से ही मिल जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और जो मैं बताऊं उसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। एक बार तभी दिखा दे रहा हूँ स्क्रॉल करके। ये देख ली कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट इस पे दिया गया है वो है भारत में प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप। कैसा स्वरूप था भारत में? तो देखिए, सबसे पहले ही देखिए यहाँ पे आपको मिल गया कि प्रारंभिक। और वैसे ज़्यादातर तक को पता ही होगा, प्रारंभिक शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो क्या होता है? प्रारंभ या फिर मुख्य, ठीक है। इसी प्रकार अगर प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा हमारा? प्रारंभिक शिक्षा और मुख्य शिक्षा, ठीक है। चलिए, तो इस पे दिया गया है प्रारंभिक शिक्षा इसलिए कि यह बच्चों को प्रारंभ में दी जाती थी, और मुख्य शिक्षा इसलिए कि वह आगे की शिक्षा की नींव होती थी। जैसे कि बच्चों, जब हम लोग भी छोटे थे तो क्या था कि 1 से लेके 5th तक की हम लोग की क्या हो जाएगी? प्रारंभिक शिक्षा हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग की 6 to 8 हो जाएगी। यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो जाता था अच्छे से पढ़ना के लिए, भैया आप पढ़ने लगो, अच्छे से पढ़ने लगो। क्योंकि फिर आगे क्या हो जाएगा हमारा? 9th-10th हो जाएगा। 9th-10th में अच्छी और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, और इसी से रिलेट आपको 9th-10th में मिल जाता था, ठीक है। तो बट ये था कि बेसिक जब तक हम लोग का बेस नहीं मजबूत होगा तब तक हम लोग ऊपर का नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए हम लोग की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती थी बच्चों के लिए, ठीक है। अब इसके बाद दिया गया है यह बच्चों के लिए शिक्षा की प्रक्रिया प्रथम आवश्यकता संप्रेषण के माध्यम से भाषा की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। और उन्हें सामाजिक जीवन जीने की प्रारंभिक शिक्षाओं में प्रशिक्षित किया जाता था। जो भी जीवन से रिलेटेड लाइफ स्टाइल थी वो उस पर बताया जाता था, कैसे उनको जीना है। वो सारी चीज़ें आपको प्रारंभिक क्रियाओं में ही प्रशिक्षित किया जाता था, ठीक है। परंतु प्राथमिक शिक्षा बच्चों की किस आयु से किस आयु तक चले अथवा किस कक्षा से किस कक्षा तक चले, इसकी क्या पाठचर्या हो, इस विषय में भिन्न भिन्न देशों ने के भिन्न भिन्न निर्णय हैं, ठीक है। अलग अलग देशों ने अलग अलग अपनी सोच रखी हुई है इस पर। चलिए, इस पे दिया गया है फिर आगे कि हमारे देश में 1937 में प्रांतों में स्वायत्त शासन स्थापित हुआ। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से देखिए आपका निकल आता है कि हमारे देश में प्रांतों में स्वायत्त शासन स्थापित कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था, ठीक है। उसी वर्ष गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की, ठीक, जिसमें 7 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का प्रस्ताव किया, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक तो ये निकल के आया कि हमारे देश में 1937 में प्रांतों में स्वायत्त शासन स्थापित हुआ था, ठीक है। पहला हमारे निकला। सेकंड कि गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की। तो दूसरा ये वाला है कि किसने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत करी? तो गांधी जी ने करी, और आयु क्या थी? 7 से 14 वर्ष तक, ठीक है। फिर उनके साथियों ने इसके लिए मातृभाषा एवं हस्तकौशल प्रधान पाठ्यचर्या तैयार की और इसका संबंध जीवन से जोड़ा। तभी से हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा से अर्ध कक्षा 1 से कक्षा 8 तक आधारभूत शिक्षा से लिया जाने लगा। यह बात दूसरी है कि आगे चलकर इसे 2 भागों में विभाजित किया। निम्न प्राथमिक शिक्षा जो कि होती है 1 से 5 तक की, और उच्च प्राथमिक शिक्षा जो कि होती है 6 से 8 कक्षा तक की, ठीक है। फिर इसमें दिया गया हमारे संविधान की धारा। देखिए, ये धारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है 45, जो कि आपके क्वेश्चन बहुत सारे इससे मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें दिया था कि प्रारंभिक शिक्षा जो कक्षा 6 से 8 तक है, हमारे संविधान की धारा 45 में प्रारंभ में यह घोषणा की गई थी कि संविधान लागू होने के समय 10 वर्ष की अवधि के अंदर
14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, इसका आशय है कि कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से है, परंतु देश के अधिकतर प्रांतों में कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों प्रकार के विद्यालयों से जुड़ी हुई है। और मज़े की बात यह है कि प्रारंभिक विद्यालयों से जुड़ी कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहते हैं और माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को निम्न माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, और इससे प्राथमिक शिक्षा की समयावधि के विषय में भ्रम पैदा होता है। वैसे कोई भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान के निर्देश डायरेक्टिव में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर अब तो देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू है, 10+2+3, और इसके प्लेस में अब हम लोग का आ गया है NEP 2020। ठीक है, इसमें क्या दिया गया था कि इसमें प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठचर्या को 3 भागों में विभाजित किया गया था। कक्षा 1 से 10 तक प्राथमिक, कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक, कक्षा 9 से 10 तक की माध्यमिक और +2 अर्थात कक्षा 11 तथा 12 को उच्च माध्यमिक शिक्षा कहा गया है। ठीक है, और तब स्पष्ट है कि हमारे इस समय हमारे देश में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा की प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। आज पूरे देश के लिए इस प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य और एक आधारभूत पाठचर्या निश्चित है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको देखिए समझ में आई होगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको आती भी हैं, बट क्या है, रिवीजन चाहिए था। ठीक है, तो रिवीजन हो गया आपका। अब आगे साइड आ जाते हैं। इसमें अब दिया गया है आधुनिक भारत में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, तो वर्तमान काल में क्या उद्देश्य है वो देखते हैं। इसमें दिया गया जहाँ तक भारत में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने की बात है, इस संबंध में सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन 1882 ने विचार व्यक्त की है। उसने प्राथमिक शिक्षा के केवल 2 उद्देश्य निश्चित किए थे, एक जन शिक्षा का प्रसार और दूसरा व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। ठीक है, तो ये वाला आप लोग याद रखिएगा उद्देश्य के बारे में। और फिर इसके बाद दिया गया है, बस तब से अब तक हम इन्हीं उद्देश्यों को भाषाई अंतर से अभिव्यक्त करते रहे। नवंबर 2000 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने विद्यालयी शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा दस्तावेज प्रकाशित की थी, उसमें विद्यालय की शिक्षा के 20 से 25 उद्देश्य निश्चित किए गए। उन उद्देश्यों के आधार पर हम प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो 25 में से देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान कराना और स्वास्थ्यवर्धक क्रियाओं में प्रशिक्षित करना। फिर है बच्चों को उनकी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और उनके प्राकृतिक और एवं सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना। बच्चों में सामूहिकता की भावना विकसित करना, उन्हें वर्ग भेद से ऊपर उठाना और जीवन कला में प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट दिया गया था बच्चों को सांस्कृतिक क्रियाओं, उत्सव, लोकगीत, लोक नृत्य आदि में भाग लेने की ओर अग्रसर करना और उनमें सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास करना। ठीक है, तो कुल मिला के ये था कि ओवरऑल जो भी चीज़ें बच्चे को अच्छी लगती थी, अगर वो संस्कृति उसको अच्छा लगता तो उसमें भी भाग लेने के लिए बोला गया था। ठीक है, और वरना स्वास्थ्य संबंधी, अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, और मातृभाषा से करा गया था क्योंकि मातृभाषा में जल्दी बच्चे समझ सकते थे। ठीक है, बस इसी पे ये कुछ पॉइंट्स हैं और आगे देख लेते हैं। फिर इस पे दिया गया है कि बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना, उनके नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना है। ये वाला पॉइंट बहुत बार रिपीट हो चुका है, आप लोग देखा होगा हर चीज़ में ये वाले पॉइंट से रिपीट होते हैं। फिर इसमें दिया गया बच्चों को शरीर श्रम के अवसर देना, उनमें शारीरिक श्रम के प्रति आदर भाव पैदा करना और उनकी सृजनात्मक शक्ति को सचेत करना।
बच्चों को एक दूसरे का सम्मान करने की ओर प्रवृत्त करना और उन्हें प्रेम, सहानुभूति और सहयोग से कार्य करने की ओर उन्मुख करना। फिर दिया है बच्चों को पर्यावरण प्रदूषण के प्रति सचेत करना, उनमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना। और फिर लास्ट पॉइंट इस पे दिया गया है बच्चों को विभिन्न धर्मों के पैगंबरों और उनकी शिक्षाओं से परिचित कराना, उनमें सर्वधर्म संभाव विकसित करना। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में काफ़ी धर्म के लोग रहते हैं। चलिए फिर अब देखिए माध्यमिक हमारा अब आ जाएगा माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आधुनिक भारत में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य थे। अब हमारा आ गया माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप। तो देखिए माध्यमिक शब्द का अर्थ होता है मध्य की, ठीक है, जो कि पता है आप लोगों को। फिर इस पे दिया गया माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य की शिक्षा होती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ की हमारी शिक्षा है, मतलब कि 6 to 8 क्लास। इसमें दिया गया कि अंग्रेजी में इसके लिए सेकेंडरी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है दूसरे स्तर का पहले स्तर की प्राथमिक और इसके बाद दूसरे स्तर की या सेकेंडरी शिक्षा। आज किसी भी देश में माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी होती है। इसमें बताया गया कि अपने में पूर्ण इकाई होती है और बच्चों के निर्माण की शिक्षा होती है, परंतु यह शिक्षा बच्चों की किस आयु से किस आयु तक अर्थात किस कक्षा से किस कक्षा तक चले, इसका क्या पाठचर्या हो, इस विषय में भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न निर्णय हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद और देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ से जो कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसमें दिया गया कि हमारे देश में प्राचीन और मध्यकाल में शिक्षा केवल 2 स्तरों में विभाजित की गई थी, एक हमारी प्राथमिक थी और एक उच्च थी। ठीक है, इस देश में माध्यमिक शिक्षा का श्री गणेश आधुनिक युग में ईसाइयों मिशनरियों ने किया था। अब देखिए यहीं से एक आपका क्वेश्चन बन गया कि माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप किसने स्टार्ट करा, तो ईसाई मिशनरियों ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम तो उन्होंने यहाँ प्रारंभिक विद्यालय खोले, उसके बाद इन्होंने प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम के माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की, परंतु यह माध्यमिक शिक्षा आज की माध्यमिक शिक्षा से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? क्योंकि वो प्रचार भी कर रहे थे अपने धर्म का। फिर इस पे दिया गया था भारत में आधुनिक माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने में सबसे बड़ी भूमिका वुड के घोषणा पत्र 1854 की रही। उसमें माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित किए गए। 1882 में ब्रिटेन सरकार ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया और इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के 2 वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया। पहला था साहित्यिक और दूसरा था व्यावसायिक, परंतु उस समय देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि अंग्रेजों के शासनकाल में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप साहित्यिक ही रहा। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि माध्यमिक शिक्षा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था, तो 2 वर्गों में विभाजित किया गया कि साहित्य और व्यवसायिक। ठीक है, और बाकी ये तो वाला तो है इम्पोर्टेंट कि वुड का घोषणा पत्र कब हुआ था, तो 1854 में हुआ था। और एक गठन, देखिए ये वाला गठन 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। इस पर दिया गया है 15 अगस्त 1947 को हमारे देश स्वतंत्र हुआ था। 1952 में केंद्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का विविध पाठ्यक्रम, ठीक है, चलाने का सुझाव दिया। इसके बाद कोठारी आयोग 1964 से लेकर 66 ने माध्यमिक शिक्षा पर अनेक पाठ्यक्रम चलाने की सिफारिश की। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में पूरे देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना की घोषणा की, परंतु तब इसे लागू नहीं किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस संरचना को लागू करने पर बल दिया गया। आज हमारे देश में प्रथम 8 वर्षीय शिक्षा 1 से 8 क्लास तक की है और प्रारंभिक के अंतर्गत आती है, और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। आज प्राय सभी प्रांतों में
10 वर्षीय पाठ्यक्रम सब बच्चों के लिए समान है और +2 का वर्गीकरण है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य होते हैं उनको देख लेते हैं। इसमें दिया गया कि हमारे देश में अंग्रेजी शासन काल में माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू तैयार करना था। ठीक है, उस टाइम क्या था कि अंग्रेजी भाषा का काफ़ी प्रचार करना था अंग्रेज़ों को, तो इसलिए ये सब कर रहे थे। फिर स्वतंत्र होने के बाद हमारी केंद्रीय सरकार ने 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण राव मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट आपका है 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण राव मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा का गठन किया गया था। अब देखिए माध्यमिक शिक्षा बन गई तो उसने 4 उद्देश्य निश्चित किए। कौन कौन से उद्देश्य है? पहला है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, फिर है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, फिर है व्यावसायिक कुशलता का विकास और नेक्स्ट है नेतृत्व शक्ति का विकास। ठीक है, ये सारा किसने दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य थे ये। फिर इसके बाद है बस तब से अब तक माध्यमिक शिक्षा के इन्हीं उद्देश्यों को भाषाई अंतर से स्पष्ट किया जाता है। NCERT ने 2000 में विद्यालय शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की, उसमें प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के उद्देश्य की एक लंबी सूची 20 से 25 उद्देश्य प्रस्तुत की है और उच्च माध्यमिक शिक्षा +2 के सामान्य एवं व्यावसायिक वर्ग के लिए अलग अलग उद्देश्य निश्चित किए हैं। उस सूची के आधार पर हम माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये वाले तो आपको वही है, पूरा आपका मान के चलिए कि आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक बार रीड कर लेते जल्दी जल्दी। देखिए बच्चों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने एवं से उनके विकास में प्रशिक्षित करना चाहिए। फिर है बच्चों को विभिन्न विषयों का ज्ञान कराना चाहिए, उन्हें सोच विचारने और निर्णय लेने में दक्ष करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिससे कि सोच विकसित हो। ठीक है, हर तरीके की सोच विकसित हो, मतलब कि पढ़ाई से रिलेटेड किसी को हिस्ट्री में होती है, किसी में ज्योग्राफी में होती है, किसी में साइंस में होती है, किसी में मैथ में होती है, तो हर तरीके की सोच आपको विकसित हो जाती है। फिर बच्चों का समाजीकरण करना, उन्हें आवश्यक सामाजिक परिवर्तन करने हेतु तैयार करना। फिर दिया गया 4th में बच्चों को देश विदेश की विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान कराना और उन्हें संस्कृति सहिष्णुता का विकास करना। फिर है बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना और उन्हें तदनुकूल आचरण की ओर से प्रवृत्त करना, उनका नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। ठीक है, फिर इस पर दिया गया 6 पॉइंट में बच्चों को उनकी रुचि योग्यता और आवश्यकता अनुसार किसी शारीरिक श्रम कार्य को बेझिझक करने की ओर प्रवृत्त करना। ठीक है, और फिर दिया गया है बच्चों को लोकतंत्र शासन प्रणाली के सिद्धांतों का ज्ञान कराना और उन्हें लोकतंत्रीय शिक्षा शैली में प्रशिक्षित करना। फिर है बच्चों को राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे पर्यावरण संरक्षण एवं जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक करना और उनमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट दिया गया बच्चों को संसार के मुख्य धर्मों का सामान्य ज्ञान कराना और उनमें धार्मिक सहिष्णुता का विकास करना। ठीक है, तो ये हमारे देखिए एक पहला यूनिट है ये पेपर 2 का, और इसका हमारे कुछ पहले पॉइंट्स दिए गए हैं तो उनको हम लोगों ने डिस्कस करा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने के बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। पेपर 2 है ये और उसका यूनिट 1 है और उसका वीडियो 1 नंबर है ये। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।